विजुअली इम्पेयरमेंट, सोशली विजुअली इम्पेयरमेंट, इन सब चीज़ों से आपका क्या अभिप्राय है? बट ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका इलाज नहीं है। ए डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है और इससे बच्चों के अंदर कौन कौन सी आंखों की बीमारियां हो सकती हैं? आँखों को इग्नोर नहीं करना है। आँखें भी एक हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बिल्कुल। और हमें ये वैल्यू तभी हो पाती है जब हम अपनी दृष्टि से वंचित हो जाते हैं। विजन 20/20 टेस्ट क्या है और जब एक पेशेंट आपके पास आता है नमस्कार, 91.2 NIVH हलोदून में मैं अमित रंजन, B.Ed सेकेंड ईयर, और मेरे साथ आज एक खास विशेषज्ञ हैं क्योंकि हम इस वीक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में मनाते हैं और इस वीक को हम और भी यादगार बनाना चाहते हैं क्योंकि आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी में ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है। चलिए, सबसे पहले तो हम मैम का स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले हम आपसे आपका नाम और आप किस पद पर कार्यरत हैं वो जानना चाहते हैं, जिससे कि हमारे श्रोता आपसे और आपकी जानकारियों से अधिक लाभ उठा सकें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका है। मैं विवेकानंदा नेत्रालय हॉस्पिटल देहरादून से आई हूँ। मैं एक प्रैक्टिसिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ। मैम, सबसे पहले जहाँ हम नेत्र रोग के विषय में बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति में या किसी भी बच्चे में जो विजुअली इम्पेयरमेंट की स्क्रीनिंग है वो कैसे की जाती है? हाँ, बहुत पहले से तो हम ब्लाइंडनेस टर्म यूज़ कर रहे थे, पर उसको आज के समय में हम ब्लाइंडनेस ना बोल के विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो विजुअल इम्पेयरमेंट हम कब बोलते हैं? जैसे हम जब वो एक स्क्रीनिंग जो हम करते हैं उसमें हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, है ना। जैसे होता है इकोनॉमिकल ब्लाइंडनेस होता है, लीगल ब्लाइंडनेस होता है, सोशल ब्लाइंडनेस होता है। तो ऐसे पैरामीटर्स है जिन पे हम ये बात करते हैं कि जिसमें एक जो हम विजन बोलते हैं लेस देन 50% जो विजन है उसको हम ब्लाइंडनेस में काउंट करते हैं। जब भी हम उसको पूरा ट्रीटमेंट दे चुके हैं, पूरा उसको ग्लासेस से कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो पेशेंट नहीं देख पा रहा है, उसकी विजन लेस देन द 50% है जो आम भाषा में बोला जाए, या फिर 6/60 अगर हम मेडिकल टर्म्स की में बात की जाए, उसके बाद भी तो उसे हम ब्लाइंडनेस में काउंट करते हैं या कि विजुअल इम्पेयरमेंट में काउंट करते हैं। और लो विजन भी हम है, लो विजन इज अ पार्ट ऑफ ब्लाइंडनेस बट इट इज नॉट एक्चुअल, मतलब वो पूरा कॉम्पोजिशन नहीं है। लो विजन में उससे भी 6/18 विजन जो हम बोलते हैं, अगर उससे भी कम दिख रहा है पेशेंट को तो उसको भी हम उसको लो विजन में काउंट करते हैं। सो ब्लाइंडनेस इज अ पार्ट ऑफ लो विजन। तो लो विजन एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है एंड ब्लाइंडनेस इज अ पार्ट ऑफ इट। तो स्क्रीनिंग का यही है कि मतलब जैसे कि विजन करा लिए किसी पेशेंट को, कम दिख रहा है, उसको खुद महसूस हो रहा है, तो हम उसका विजन करते हैं। विजन में हमें लगता है कि ये इसकी विजन इतनी है, मतलब इसको इतना नज़र आ रहा है, तो हमें उसमें पता चल जाता है। एक नॉर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट आपको ये किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट पे, इसके लिए आपको एक प्रैक्टिसिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ही जाना ज़रूरी नहीं है। किसी भी आप प्रैक्टिसिंग जो ऑप्टोमेट्रिस्ट भी है वहाँ से आप विजन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि, और ये इंसान को खुद ही महसूस होगा कि मैं चीज़ें देख नहीं पा रहा हूँ या मुझे धुंधलाहट महसूस हो रही है। तो इसमें विजन स्क्रीनिंग एक विजुअल असेसमेंट, विजन टेस्ट जो आपका बहुत ही कम समय लेगा, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मतलब अपना विजन स्क्रीनिंग कराते रहिए जी। तो उसमें तो मामूली में आपको पता चल जाएगा कि आपकी विजन कम हो रही है। जैसा कि मैम आपने बात किया इकोनॉमिकली विजुअली इम्पेयरमेंट, सोशली विजुअली इम्पेयरमेंट, इन सब चीजों से आपका क्या अभिप्राय है? इकोनॉमिकल ब्लाइंडनेस है कि वो बंदा अपने लिए काम, मतलब पैसा नहीं कमा पा रहा है ना, तो वो इकोनॉमिकल ब्लाइंडनेस हो गई। लीगल ब्लाइंडनेस हो गई कि एक तो
देख भी कम भी देख पा रहा है, और फिर एक चीज होती है आपकी पेरिफेरी कितनी है विजन की, है ना। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनकी नस सूख जाती है, जो हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, जिसको ऑप्टिकल एट्रोफी बोलते हैं हम मेडिकल टर्म्स में। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को विजुअल फील्ड जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब जैसे उसका देखने का जो एरिया है वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है, मतलब उसको सिर्फ बीच बीच का दिखता है, दाएं बाएं नहीं दिखता है उसको जी। तो उसमें लीगल ब्लाइंडनेस में वो भी आता है। सोशल ब्लाइंडनेस हमारे लिए है कि वो अपना डेली रूटीन वर्क करने में भी सक्षम नहीं है वो, है ना। तो उसमें और क्राइटेरिया कम हो जाता है विजन का, लेस देन 3/60 हो जाता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स रखे गए हैं ताकि आपको मतलब एक डिवाइड करने के लिए लोगों को कि किस तरीके से है वो है। बिल्कुल, मैम ने अभी फील्ड ऑफ विजन के विषय में बताया। साथ में हम मैम से ये भी जानते हैं कि मैम जब एक नवजात शिशु जन्म लेने वाला होता है तो उसके लिए ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जो ये बता सके आखिर किस कारण से वो विजुअली इम्पेयर्ड हुआ है? सबसे पहले तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मीजल, मम्प्स, रुबेला का वैक्सीनेशन है वो मदर और नवजात शिशु, न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रिवेंट कर सकते हैं जो इनके सेकेंडरी हमें आई में जो प्रॉब्लम्स होती है आगे कॉर्निया में से पीछे लेके रेटिना तक जो है वो सारी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर इनको टाइमली वैक्सीनेशन होगा। मदर इन्फेक्शंस, मदर से जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिनको हम टॉर्च इन्फेक्शंस भी कहते हैं, एक एक्रोनिम है टॉर्च भी, जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है जो बच्चे समय से पहले होते हैं उनके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी है जी। ROP जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, वो स्क्रीनिंग होती है जो भी बच्चा समय से पहले पैदा हो, नॉर्मल जो है 32 वीक से पहले हो, है ना, या फिर बच्चे को बर्थ वेट कम हो, 1.5 किलो से कम हो जिसका वजन जी। और तीसरी चीज जिसको काफी समय तक जो वेंटिलेटर पे रहा हो, ऑक्सीजन रहा हो, इन सब में उसके चलते इन सब कारणों की वजह से जो रेटिनल वेसल्स होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है जिस कारण हो जाती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जी मैम। इसके लिए तो काफ़ी स्क्रीनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स है। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ROP स्क्रीनिंग तो होती ही है। एक रेटिना डॉक्टर जो होते हैं, रेटिना स्पेशलिस्ट, वो सभी स्क्रीनिंग करते हैं। तो अगर टाइम रहते हुए आप ये सब बच्चों को अपने दिखा पाते हैं तो इनके प्रिवेंटेबल कॉज भी है, ये सब प्रिवेंशन के अंडर आता है, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो मैम ने अभी बताया कि ROP के तहत हम उस बच्चे की उसके रेटिना का स्क्रीनिंग करके हम ये जान सकते हैं कि बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड के कंडीशन में है या नहीं है। साथ में मैम से हम ये भी जानना चाहेंगे, मैम विजुअली इम्पेयरमेंट के काउजेस क्या क्या होते हैं? जैसा कि अभी हमने बात किया प्रिवेंटेबल कॉजेज में, तो मेन जो लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड में है वो तो कैटरैक्ट ही है जी, है ना, जिसको हम सफेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। उसके अलावा ग्लोकोमा है जिसको हम काला मोतियाबिंद बोलते हैं, कुछ लोग उसे काला पानी कहते हैं। कैटरैक्ट है, ग्लोकोमा है। उसके बाद ARMD एक टर्म होती है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। उसमें क्या होता है, एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ आपके पीछे पर्दे में चेंजेस आ जाते हैं, नॉर्मल भाषा में जो बोले वो रहता है। उसके अलावा डायबिटीज सिर्फ पूरे शरीर को आपके इन्वॉल्व कर देता है और उसका आई में इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ही ज्यादा है जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ये 4 तो बहुत ही मेन कॉजेज है। उसके अलावा जो गंदा पानी से यूज करते हैं उसे ट्रैकोमा, ऑन्कोसर्कियासिस, ये सब भी चीजें हैं जिनसे ब्लाइंडनेस होती है। बहुत रेयर है, हमारे इंडिया में ट्रैकोमा तो लीडिंग कॉज रह चुका है ब्लाइंडनेस का। उसके लिए तो सेफ स्ट्रैटेजी भी आई है जिसके अंदर आपको अवेयरनेस हुई थी कि जैसे जिस गांव में ये इन्फेक्शन हो रहे थे वहाँ पे आपने फेशियल हाइजीन प्रैक्टिस किया, एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस के लिए बोला, एंटीबायोटिक थेरेपी दी गई उनको। ये बहुत ही एक लीडिंग कॉज था और ये प्रिवेंटेबल कॉजेज में आता है ऑफ ब्लाइंडनेस में, जो हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो गंदा पानी यूज करके हम आंखों पे लगाते हैं जी, उसके कारण जो बीमारियां होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब चीजों के। जी मैम, जब हमने कैटरैक्ट की बात की तो मैम कैटरैक्ट में भी क्या टाइप्स होते हैं या कैटरैक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं? बिल्कुल। कैटरैक्ट
सफेद जो दिख जाता है आपको आंखों में, है ना जी। बच्चों के पैदा होते भी होता है कंजेनाइटल कैटरैक्ट, फिर बच्चा बड़ा होता है जुवेनाइल कैटरैक्ट भी हो जाता है, फिर तीसरा होता है एज रिलेटेड कैटरैक्ट जो 50 की उम्र के बाद हो जाता है, आफ्टर लेटर लाइफ। हाँ, लेटर लाइफ में हो जाता है। फिर डायबिटिक कैटरैक्ट भी होता है, डायबिटीज के चलते कैटरैक्ट हो जाता है जो कि जल्दी बन जाता है। कोई चोट लग गई आंख में, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हो जाता है। तो कैटरैक्ट बहुत सारे कॉजेज है। एक तो आपको सीधा पता चल जाएगा इंसान को कि मुझे कम दिख रहा है, या चोट लग गई है आंख में, वो दिखाने चले जाए, समय रहते दिखाने चले जाए तो उसे पता चल जाएगा आगे क्या डैमेज हो रहा है ना, और कैटरैक्ट तो नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कैटरैक्ट तो बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये आप इग्नोर नहीं कर सकते, पर स्टिल लोग इसको काफ़ी इग्नोर करते हैं। और जब ये बच्चों में है जी, तो इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अगर आप समय रहते उसका नहीं कराएंगे तो जो उसमें नज़र बननी है बच्चे को वो नहीं पूरी तरीके से बन पाएगी। जी मैम ने अभी कैटरैक्ट्स के टाइप के बारे में भी बताया। अब हम चलिए जानते हैं मैम से, मैम विटामिन ए डिफिशियंसी सिंड्रोम क्या होता है और इससे बच्चों के अंदर कौन कौन सी आंखों की बीमारियां हो सकती है? हाँ, विटामिन ए डिफिशियंसी जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ हो रही है, न्यूट्रिशन के कम चलते होती है जी। तो इसके लिए तो हमने विटामिन ए के डोजेस भी काफ़ी दिए गए हुए हैं। आगे से चल के बिल्कुल पीछे तक आपकी सारी आई की लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती है। कॉर्निया बहुत लोगों का इन्वॉल्व हो जाता है। कॉर्निया यानी कि जो सफ़ेद पुतली आम भाषा में जिसे कहते हैं हम, तो उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो उसके चलते क्या हो जाता है, ड्राई आई काफ़ी रहती है, सूखापन हो जाता है आंखों में, पूरा आंखों की जो ये जो सफ़ेद कॉर्निया है वो पूरी इन्वॉल्व हो जाती है बिल्कुल, और पूरी एक परत बन जाती है, सफ़ेदी की परत बन जाती है सीवियर विटामिन ए डेफिशिएंसी से जी। तो उसके लिए भी अगर हम उसको टाइम रहते ट्रीटमेंट देंगे, विटामिन के अच्छे डोजेज या जो स्टैंडर्ड डोज है जी, पता ही होगा आपको, 6 महीने से कम बच्चों को 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 6 से 12 महीने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और उसके बाद 2 लाख बिल्कुल इंटरनेशनल यूनिट वो देके और विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देके कर सकते हैं। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से पीछे आपकी रेटिना भी इन्वॉल्व हो जाती है, रॉड कोन डेफिशिएंसी भी रहती है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने रॉड्स कोन्स के विषय में बताया, तो मैम ये रॉड्स और कोन्स जो होते हैं वो किस प्रकार की विजन के लिए वो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जी जी जी, जैसा हम बात करें कि विजन के लिए 3 चीज़ें बहुत का फंक्शनिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक आपका कॉर्निया है जी, फिर आपका लेंस है और पीछे आपका रेटिना है जी। कॉर्निया से लाइट पड़ेगी, लेंस से होते हुए जाके पीछे रेटिना में जाती है जी। तो रेटिना में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है विजन के लिए वो है रॉड्स एंड कोन्स जी। जो रॉड्स है वो आपको कम लाइट में भी विजन देखने में हेल्प करते हैं। रॉड्स डिम लाइट, रॉड्स मतलब कि डिम लाइट, और कोन्स मतलब कि ब्राइट लाइट में आपको विजन में हेल्प करते हैं। तो इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, ये आपको विजन में हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल, मैम ने अभी आपको बताया, रॉड्स के विषय में बताया, शैडो विजन और डीम लाइट में जहाँ पे रोशनी कम होती है वहाँ पे हम डार्क विजन में भी उसको देख सकते हैं। और जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट, मैम ने बताया, कलर विजन और लाइट विजन के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। जी बिल्कुल। साथ में ही हम चलते हैं मैम कि आँखों के साथ ऐसे और भी कई डिजीजेज जुड़े हुए हैं, जैसे किसी को केवल सेंटर का दिखाई देता है जी जी जी, स्ट्रेट विजन जिसे हम कहते हैं कि अगर आँखों के सामने कोई चीज आए तो वही दिखाई देता है, अगर आसपास में कोई चीज हो तो वो नहीं दिखाई देता है। किसी के साथ ऐसी भी सिचुएशन होती है कि ऊपर नीचे का और साइड का, जिसे आप पेरिफेरल विजन कहते हैं, कि वैसे वो देख पाता है। तो आखिर ऐसे रीजन क्या है जिस वजह से पेशेंट को इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी जी जी, जैसे सेंट्रल विजन का मैं बता रही हूँ, सेंट्रल विजन काफ़ी पेशेंट्स में रहती है जिनमें ग्लोकोमा की शिकायत रहती है जी, जो काला मोतियाबिंद जिसे कहते हैं जी। उसमें आपकी जो विजन के लिए ऑप्टिक नर्व होती है हमारी जी, तो वो इन्वॉल्व हो जाती है, और उसी के चलते आपको मैं बोल रही थी कि पेरिफेरल विजन बिल्कुल चली जाती है और पेशेंट को सिर्फ बीच बीच का नज़र आता है, इसलिए पेशेंट लेट भी आता है काला मोतिया का। तो इसमें काले मोतिये को लेके लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम है जी। उन्हें बस लगता है कि जैसे एक लेंस है,
लेंस चेंज कर दिया, सर्जरी कर दी तो सबका इलाज है, चाहे वो सफ़ेद मोतियाबिंद हो या काला मोतियाबिंद हो। तो ऐसा है नहीं। तो काला मोतियाबिंद जो है वो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी देर तक सेंटर की विजन रहती है और जो साइड की विजन होती है वो चली जाती है जी। और बिल्कुल एंड में बिल्कुल एक ट्यूबुलर विजन रह जाती है जी। उसके अलावा जो आपका ये जो ARMD मैंने आपको पहले बताया, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, उसमें सेंटर की विजन चली जाती है और मतलब जैसे पेरिफेरी की विजन रहती है जी। तो जो जहाँ पे जो उनकी पैथोलॉजी है, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उस हिसाब से आपका या तो सेंटर का विजन रहता है या फिर आपको सिर्फ पेरिफेरी से देख पाते हैं जी। और जो ग्लोकोमा है वो भी आप मतलब प्रिवेंटेबल कॉजेज में आ जाता है। प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं कर सकते, उसको होने से रोक नहीं सकते जी। पर उसको टाइम रहते हुए ट्रीटमेंट हम अच्छा दे सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। बिल्कुल मैम। साथ में मैम अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रिवेंशन के ऊपर। मैम प्रिवेंशन क्या है और इसके कितने स्टेज हैं? प्रिवेंशन जो हम कहते हैं कि कैसे हम उस चीज़ को रोक सकते हैं, एक इसमें जो है 3 तरह का प्रिवेंशन का होता है। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन हम कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं और टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं जी। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है कि कैसे उस चीज़ को होने से रोक सके। तो मैंने बताया जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शंस जो है उनको हम होने से रोक सकते हैं, मदर का टाइमली स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन, जो न्यू बॉर्न है उसका टाइमली वैक्सीनेशन, उसको हम रोक सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया जैसे ROP है जी, उसको होने से रोक सकते हैं, उसको टाइमली मतलब वो कर सकते हैं। और ये जो ट्रैकोमा जिसको बोलते हैं उसको भी वो प्रिवेंशन में ही आता है, जो गंदे पानी के उपयोग से होता है। और पूरे गांव में जैसे बोलते हैं ना कि उस गांव में ऐसा हो गया था। काफ़ी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं लो विजन के कि बचपन में कह रहे थे कि हमारे गांव में कुछ एक इन्फेक्शन हो गया था, उसके चलते मेरी नज़र बिल्कुल चली गई। तो ट्रैकोमा उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसमें सेफ स्ट्रेटजी भी है, गवर्नमेंट के भी काफ़ी इनिशिएटिव्स रह चुके हैं उसमें, वो सब प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है जी मैम। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गया कि वो चीज़ हो चुकी है, अब हम उसको कैसे ट्रीट करें। जल्द टाइम रहते अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, समय रहते उसको डायग्नोस कर पाए और उसका ट्रीटमेंट कर पाए। उसमें तो कैटरैक्ट है मेन आपका जी, बिल्कुल मोतियाबिंद का ऑपरेशन है। गवर्नमेंट की तो काफ़ी सारी स्कीम्स है कि निःशुल्क सेवाएं भी मिल रही है, आयुष्मान भारत के तहत भी काफ़ी सर्जरीज फ्री में हो रही है आज के टाइम पे। तो कैटरैक्ट है। फिर उसके बाद ग्लोकोमा है। ग्लोकोमा का तो आप डायग्नोस हो पाया और ये फैमिली में बहुत चलता है, मतलब पास ऑन होता है जनरेशन्स में। तो जिसके माता पिता को ग्लोकोमा है तो वो एक एज पे आके अपनी ग्लोकोमा स्क्रीनिंग कराते रहें तो काफ़ी बेटर रहेगा। ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग टाइमली हो जाए। फिर उसके ट्रीटमेंट में 2 तरीके के हैं, या तो हम उसको मेडिकली दवाइयों से ट्रीट करें, फिर जब वो ट्रीटमेंट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा जितना हमारा गोल है थ्रू दवाइयों के, तो हम उसमें सर्जरी का ऑप्शन भी देते हैं पेशेंट को कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा विजन जो है वो रिटेन रह पाए जी। तो उसमें कैटरैक्ट है, ग्लोकोमा है, ARMD भी है, उसमें हमारे एरेड्स है, मतलब मेडिसिन दे सकते हैं कि जो उसका प्रोग्रेशन रेट है वो कम हो पाए, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। फिर टर्शरी ट्रीटमेंट हो गया कि मतलब विजन जा चुकी है, अब उसमें क्या कर सकते हैं कि जो पेशेंट को कम से कम मतलब ऐसी विजन दे पाए कि वो अपना मिनिमल बेसिक एक्टिविटीज कर पाए। बिल्कुल। पुतली बदलाने के जो ऑपरेशन है, कॉर्निया डैमेज हो गया पेशेंट का जी, है ना, तो केराटोप्लास्टी है उसके लिए जी। मैं तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो काफ़ी आई डोनेशन प्रमोट भी किया है इसके लिए, जिसमें हम जब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है जी तो वो चाहे तो अपनी आईज डोनेट कर सकते हैं। हेल्दी जो कॉर्नियास है उनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको कॉर्निया की प्रॉब्लम है, जो आगे हम सफ़ेद पुतली कहते हैं, जो पुतली कहते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है जी। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उनमें कुछ विजन आने की उम्मीद भी है। अच्छा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को टाइमली रहते, मैं कह सकूँगी कि अगर टाइम रहते अगर हम उसको ट्रीटमेंट कर पाए, डायग्नोस कर पाए, ट्रीट कर पाए उसको, तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो ऐसी भी है जिनका कोई इलाज नहीं है जी। जैसे रतौंदिया की बीमारी,
जो आम भाषा में कहते हैं, या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। जी बिल्कुल, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस कम है। बहुत सारे उसमें उस दिशा में काफ़ी सारे प्रयोग हो रहे हैं, रिसर्च वर्क चल रहा है, बट ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका इलाज नहीं है। ऑप्टिक अट्रोफी जिसको कहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स जो यहाँ हमारे पास लो विजन के आते हैं उनमें ऑप्टिक अट्रोफी होती है, नस सूख गई है, नस एक बार डैमेज हो गई तो उसका भी कोई हाल फिलहाल कोई अभी इलाज नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिनमें हम जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी है जिनका हमारे पास ट्रीटमेंट है। तो मेरा तो यही आग्रह रहेगा सभी लोगों से कि जो चीजें हम ट्रीट कर सकते हैं समय रहते और हम विजुअल इम्पेयरमेंट से उन लोगों को बचा सकते हैं, तो उसके लिए लोगों को भी आगे आना पड़ेगा और उन्हें जागरूक होना पड़ेगा इस चीज को लेके। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मैम विजन 20/20 टेस्ट क्या है, और जब एक पेशेंट आपके पास आता है तो इस टेस्ट के माध्यम से आप उसके विजुअली इम्पेयर्ड के कंडीशन को कैसे जांचते हैं? विजन 20/20 की अगर हम बात करें, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था एट लेवल ऑफ WHO, तो इसको हम द राइट टू साइट भी कहते हैं। इसमें लिस्ट यही किया गया है कि कॉजेज क्या है उस जिसमें प्रिवेंटेबल, जैसे हमने बात की, और जो हम प्रिवेंटेबल नहीं है और जो अनक्यूरेबल डिजीज है वो क्या है। तो प्रिवेंटेबल मैंने जैसे आपको बता दिया, कैटरैक्ट है, फिर कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब चश्मे का जिसको नंबर है, ग्लोकोमा है, ARMD है, ट्रैकोमा है, वो सब चीज़ें जो है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, वो सब आती है इसमें जो ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस है। तो उसमें डिफरेंट लेवल्स पे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी लेवल पे किसी आप हेल्थ केयर सेंटर पे जा रहे हैं, स्कूल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, बच्चों में स्क्रीनिंग करते हैं विजन के लिए कि जिसको कम दिखता है, टीचर्स को बोला जाता है कि, या बच्चा बोलता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड से नहीं दिख रहा। और हाल फिलहाल बहुत सारे स्कूलों में स्क्रीनिंग कैंप्स तो होते ही रहते हैं जहाँ पे एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट विजिट करके वहाँ पे देख लेता है पेशेंट्स को। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जहाँ पे थोड़ा और मतलब रिफ्रैक्टिव एरर के अलावा जो कैटरैक्ट सर्जरीज वगैरह है। फिर टर्शरी लेवल पे है जहाँ पे और जो हमारी सब स्पेशलिटीज़ हैं उनका रोल आ जाता है इसमें ट्रीटमेंट में, तो वो सब विजन 20/20 में आता है। तो जो बेसिकली हमारा विजन हम असेसमेंट करते हैं उसके लिए हम, जो मैंने बता रही थी, 6/60 विजन कम होना, 6/18 है ना, रिफ्रैक्टिव एरर, तो वो सब हम स्नेलन्स चार्ट से देखते हैं। एक बॉक्स होता है जिसमें हम पेशेंट को दिखाते हैं। ये बहुत ही हर हेल्थ सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल तक पे ये अवेलेबल है, जहाँ पे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो अवेलेबल होता ही है। बिल्कुल जी मैम, थोड़ा हम स्लेनन चार्ट के विषय में भी थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि स्लेनन चार्ट एक ऐसा विषय है कि हर हेल्थ केयर सेंटर पे होता है और वहाँ जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों पर थोड़ा गहन अध्ययन करते हैं ताकि किसी भी पेशेंट को शुरुआती स्टेज में ही प्रिवेंट किया जा सके। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, स्क्रीनिंग हम करते हैं पेशेंट्स की। सबसे पहले स्नेलन्स चार्ट पे हम जो भी पेशेंट आता है उसे स्नेलन्स चार्ट पे देखते हैं, तो उससे हम विजुअल असेसमेंट करते हैं। उसमें एक बॉक्स होता है, लाइटेड होता है, वेल इल्यूमिनेटेड होता है। पेशेंट को हम 6 मीटर की डिस्टेंस रखते हैं और उससे वो चार्ट पढ़वाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लिटरेट पेशेंट्स के लिए है, इलिटरेट पेशेंट्स के लिए जो पढ़ नहीं सकते हैं, अक्षरों को पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए अलग तरीके के चार्ट फॉर्म्स है। C फॉर्म है, E फॉर्म रहता है, वो स्पेशलाइज्ड चार्ट्स हैं जिनसे उनको हम असेस कर पाते हैं कि उनकी विजन कितनी है। बिल्कुल। और बच्चों के लिए जो थोड़े मेंटली अनस्टेबल, जो हम जिनको कहते हैं मेंटल इम्पेयरमेंट जो होती है, उनके में चित्रों का भी प्रयोग होता है काफ़ी जगहों पे जी, ग्राफिक चित्र, हाँ, चित्र पहचान के वो हम उनका असेसमेंट कर पाते हैं जी। तो ये डिफरेंट मॉडिफिकेशंस है स्नेलन्स चार्ट की जी, जहाँ पे हम हर तरीके के लोग जो है उनको विजुअल असेसमेंट करते हैं। उसके बाद हम उनका बेसिक स्क्रीनिंग जो हर हेल्थ सेंटर पे है, एक उनकी आंखों का प्रेशर देखते हैं हम, और उसके बाद हम उनको स्लिट लैम्प पे एग्जामिन करते हैं जी।
कि ऐसा कुछ है, आगे उनकी कोई पैथोलॉजी है, कोई दिक्कत है जिसके कारण उनको विजन कम है। डायबिटिक पेशेंट्स में तो हम एडवाइस करते हैं डायबिटिक स्क्रीनिंग, डायलेटेड हम उनका रेटिना इवैल्यूएट करते हैं। साल में एक बार कराना ज़रूरी है हर डायबिटिक पेशेंट को, जिसको 10 से 15 साल हो गए हैं डायबिटीज़ के। उनमें बहुत प्रोबेबिलिटी है कि उनको डायबिटीज़ के चलते हुए डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, जिस कारण उनके पिछले पर्दे में रेटिना में खून के धब्बे, सूजन वगैरह हो जाते हैं। हाँ, ब्लड स्पॉट्स, सूजन, जिसको हम एडीमा बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वो हो जाता है। बहुत ही पेशेंट्स अनअवेयर है कि डायबिटीज से सिर्फ आपकी जनरलाइज बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है, आपकी आंखें भी बहुत हद तक इन्वॉल्व होती है। और अगर एक बार आपकी आंखें इन्वॉल्व हो गई तो इसका मतलब है कि आपकी किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो मतलब ये एक आपस में सब जुड़े हुए हैं, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से टाई अप रहता है और उसी इंटरकनेक्शन के साथ वो बॉडी को फंक्शनल वे में चलाता है। साथ में ही हम चलेंगे अब प्रोग्राम को अंत करते हुए। मैम, आप कोई इस दृष्टि बाधा निवारण सप्ताह पे हमारे श्रोताओं को संदेश देना चाहें तो? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे इंडिया में लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और एक तो इंडिफरेंस है लोगों में कि कम दिख रहा है तो उन्हें तुरंत एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। इग्नोर नहीं करना है इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है। आँखों को इग्नोर नहीं करना है। आँखें भी एक हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हमें ये वैल्यू तभी हो पाती है जब हम अपनी दृष्टि से वंचित हो जाते हैं, तभी हमें उसकी वैल्यू होती है। और बच्चों से लेके बूढ़ों तक अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो हमारे काफ़ी सारे हैं, पर लोगों को भी एक स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, समय से रहते पहले बच्चा हुआ उसे आंखों के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद पैदा होते ही नज़र नहीं है, उसकी सर्जरी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनको हमें नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, और मेक श्योर करें कि जो भी हमारे पास चीज़ें हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं या ट्रीटेबल है, उनको हमें इग्नोर नहीं करना है और उस दिशा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल मैम ने अभी बताया कि मनुष्य शरीर में उसकी समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र बहुत ही मूल्यवान है। इसकी सुरक्षा और जागरूकता ही हम सभी को नेत्र रोगों से मुक्त करा सकता है, और तभी हमारा दृष्टि बाधा निवारण सप्ताह के इस मुहिम को हम एक नई ऊर्जा और नया बल देंगे। साथ में एक छोटे से पंक्ति के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। नेत्रों का हमेशा करे बचाव, ये करेगा आपके जीवन का रख रखाव। अगर चिकित्सकीय उपचारों से भी अगर ना हो सकेगा इसका इलाज, तो फिर पुनर्वास करेगा इसका रख रखाव। इसके साथ ही मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैम आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आशा है कि लोगों में कुछ जागरूकता हुई होगी नेत्रों के विषय में। धन्यवाद।